Hello friends, everyone. Welcome to Life on Earth चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आगे का भाषा ये ये क्या बोलते लिपि चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। आज पहले के क्लास में हम देख लिए हैं कुछ, और आज लिपि चिन्ह, विविध भाषा और रूप, उच्चारण, ये सब मौखिक लिखित भाषा तक हमने पढ़ लिया है। तो थोड़ा सा और आज आगे से देख लेंगे। ये भाषा के अर्थ में हिंदी का शब्द प्रयोग, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो फिर अब आगे पढ़ेंगे। हिंदी भाषा के विकास के विविध रूप में उच्चारित या मौखिक भाषा पहले पढ़ चुके हैं। तो लिखित भाषा से अपन पढ़ते हैं, देखते हैं पीछे से थोड़ा सा। तो उच्चारित और मौखिक भाषा, उच्चारित या मौखिक भाषा का केवल एकमात्र भाषा का बोलचाल का रूप है। उच्चारित भाषा का इतिहास मनुष्य के जन्म से के साथ जुड़ा होता है। जब से मनुष्य ने जन्म लिया होगा तभी से उससे बोलना आरंभ कर दिया होगा। उच्चारित भाषा को आधारभूत इकाई ध्वनि है। हर भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती है। इन्हें ध्वनियों के परस्पर संयोग के से तरह तरह के शब्द बनते हैं जो वाक्यों को प्रयुक्त किया जाता है। उच्चारित भाषा वास्तव में भाषा या अस्थायी या क्षणिक रूप होता है। उच्चारित भाषा का प्रयोग प्रायः तभी किया जाता है जब श्रोता या वक्ता सामने आता है। और लिखित भाषा में क्या होता है कि लिखता उच्चारित भाषा की तुलना में लिखित भाषा का रूप इतिहास उतना पुराना नहीं है जितना जब मनुष्य को यह अनुभव हुआ होगा कि अपने भावों और विचारों को स्थायित्व प्रदान करे, उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करे, तब जो उसके सामने नहीं है तो लिखित भाषा चिन्हों का सहारा लिया जाता है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए तरह तरह की आकृति वाले लिखित चिन्ह की गई है, जिनको क्या कहा जाता है, लिपि चिन्ह या वर्ण कहा जाता है। और फिर अतः यहाँ उच्चारित आधारभूत इकाई वर्ण लिखित भाषा या भाषा का स्थायी रूप, जिसमें हम अपने भाव विचार को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो लिपि चिन्ह या वर्ण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसे है तो उच्चारित भाषा, लिखित भाषा में जो हम प्रयोग करते हैं तो वही है लिपि चिन्ह या वर्ण कहा जाता है। जिस भाषा को लिखित रूप में प्रयोग करते हैं तो वही लिपि चिन्ह वर्ण के रूप में देखा जाता है। अतः यहाँ उच्चारित आधारभूत इकाई वर्ण है। तो इसका क्या है, उच्चारित और लिखित आधारभूत इकाई क्या है, वर्ण है। लिखित भाषा का स्थायी रूप है, जिसमें हम अपने भाव विचार को आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखते हैं। यहाँ तक की बात ध्यान में रखना चाहिए कि जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, इसका अर्थ नहीं कि उन्हें भाषा नहीं आती। वास्तव में हर व्यक्ति जन्म से ही अपनी मातृभाषा को सीख लेता है, और कुछ बिना पढ़े लिखे लोग ऐसे भी होते हैं जो अनेक भाषाएं बोल और समझ सकते हैं। और हिंदी उन्हें भाषाओं का जानकार माना जाता है, क्योंकि भाषा का मूल तथा आदि रूप तो उच्चारित ही है। लिखित रूप तो बहुत ही बाद में विकसित हुआ है। तो फिर यहाँ से प्रश्न कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे कि भाषा का कौन सा क्या रूप है। तो भाषा का मूल रूप उच्चारित है, लिखित नहीं देना है क्वेश्चन में। अब लिखित में भी दिया हुआ है और ये है, तो कन्फ्यूजन है। इसको दोबारा से पढ़ के फिर इसको समझना है, नहीं तो इतने से कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ऊपर क्या दिया हुआ है कि लिपि चिन्ह वर्ण, जो भाषा लिखित रूप में आता है उसको लिपि चिन्ह या वर्ण कहा जाता है। आधारभूत इकाई है वर्ण। तो ये एक प्रश्न ये हुआ, आधारभूत इकाई क्या है, वर्ण है। और लिखित भाषा का ही अस्थायी रूप, जिसे हम अपने भाव विचारों को आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखते हैं।
तो वो है। और फिर यह ध्यान में रखने योग्य है कि जो व्यक्ति, जैसे कि जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो इस रूप में समझाया गया है, लेकिन वो भी भाषा का प्रयोग करता है बोलने में। तो उसके बारे में बताया गया है कि भाषाओं का जानकार उसको माना जाता है कि हाँ, ये भाषा उसको आ रहा है, इस भाषा में वो बोल रहा है, क्योंकि भाषा का मूल रूप तथा आदि रूप उच्चारित ही है, क्योंकि वो उच्चारण करके बोल रहा है, जो कि वो अनपढ़ है तो भी, तो उच्चारित ही है। तो फिर आदि रूप में क्या है? उच्चारित है। भाषा का मूल आदि रूप क्या है? उच्चारित है। लिखित रूप में बहुत बाद में विकसित हुआ, तो पहला रूप क्या होगा? उच्चारण होगा। ये प्रश्न में बने हुए होंगे और बनेंगे। फिर भाषा और लिपि के बारे में देखते हैं। भाषा या उच्चारित भाषा को अस्थायी रूप में देने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ है। प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित या वर्ण बनाए गए हैं। वर्णों की इसी व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। वास्तव में लिपि ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का ढंग है। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य अपने अपने भावों और विचारों को अस्थायित्व देना, दूर स्थिति लोगों से संपर्क बनाए रखना और संदेशों और समाचारों के आदान प्रदान के लिए मौखिक भाषा का से काम चला पाना असंभव हो गया है। अनुभव की आवश्यकता ही लिपि के विकास का कारण बनी है। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने की निश्चित है ये चिन्ह लिपि कहते हैं। संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित है। हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है और ब्राह्मी प्राचीन लिपि है। इसका हिंदी, बंगला, गुजराती आदि भाषाओं में लिपियों में विकास हुआ है। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर की ओर लिखा जाता है। तो यह प्रश्न बने हुए हैं। यह बहुत ही वैज्ञानिक लिपि है। भारत की अधिकांश भाषाओं में लिपियां बाईं की ओर से दाईं ओर की ओर लिखी जाती है। केवल फारसी लिपि, उसमें उर्दू भाषा लिखी जाती है और दाईं ओर से बाईं ओर। तो उर्दू कहाँ से हो? तब ये ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं और उर्दू दाईं से बाईं लिखी जाती है। तो ये याद रखना है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, किंतु कोई भी भाषा किसी भी लिपि से रोकती है, किंतु कोई भी भाषा किसी भी लिपि से बनती है। हम हिंदी को रोमन लिपि में और अंग्रेजी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो फिर जैसे देखते हैं कैसे है कि मोहन किताब खरीद रहा है, तो मोहन किताब खरीद रहा है, इस प्रकार है अंग्रेजी लिपि। और जोहन इज गोइंग टू नेपाल, तो जॉन इज गोइंग टू नेपाल, इस तरह लिखते हैं। भारतीय परिवार और भारतीय भाषाएं देखते हैं। भारतीय परिवार और भारतीय भाषाएं देखते हैं। ये भारतीय भाषा और भारतीय परिवार। जिस प्रकार मनुष्यों का परिवार होता है, उसी प्रकार भाषाओं का भी परिवार होता है। और ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से ही हो, या भारतीय परिवार कहलाता है। तो एक ही मूल भाषा से जन्म लेने के कारण इसमें कई समानता होती है। विश्व की लगभग 300 भाषाओं को 12 मुख्य भाषा परिवार में विभाजित किया गया है। तो ये भाषा परिवार का देखते हैं कि कौन कौन से भाषा परिवार हैं। तो भारतीय, यूरोपीय, भारोपीय परिवार हैं। भारत और यूरोपीय भारतीय है, तो ये द्रविड़ हैं। और चीनी सेमेंटिक है और टेमेटिक अग्नेय है और यूरात अल्प अल्यक है अल्प्यक है। देख लेते हैं फिर से बुक में। यूराल अल्टाइक है, यहाँ पे गलत लिखा है, मिसप्रिंट। अल्टाइक है।
अल्टाइक, अल्टाइक है और ये है बाटू में है। अल्टाइक है। अल्टाइक यहाँ पर आएगा बाटू। और अमेरिका का रेड इंडियन है तो काकेशियन रेड इंडियन है। अमेरिका रेड इंडियन है, काकेशियन सूडानी है, तो यह प्रश्न मिलान में आएगा। सूडानी बुशमैन है, तो यह याद रखना है और इसको नोट्स में ऐड करना है। तो इसे तो आप नोट्स में ऐड ही कर लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मोस्ट। तो एक भाषा परिवार की भाषा का जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ माना जाता है। समय के साथ एक भाषा बोलने वाली भाषा जाति विश्व के अलग अलग भागों या देशों में जाकर इस बस गई है, जिन्हें उनकी भाषाओं में कहीं अधिक और कहीं कम परिवर्तन आता है चला है, नई भाषा बनती है। तो ऐसी भाषाओं जो कि एक ही वंश या मूल से निकलकर विकसित हुई है, एक भाषा परिवार का निर्माण होता है। फिर अनेक उप परिवार बनते हैं। तो भारत में संसार के 4 भाषा परिवार, अभारोपीय परिवार, तिब्बत बर्मी, ये है तिब्बत। ये ध्यान में रखना है कि भारत के संसार परिवार में क्या है, अधिकांश भाषाएं। तो ये है परिवारों में भारोपीय परिवार में क्या है, द्रविड़, तिब्बत बर्मी और असमिया, उर्दू, मराठी, पंजाबी, बंगला आदि 8 भाषा के परिवार की भाषाएं मानी जाती है। तो यह याद रखना है कि कौन कौन 8 भाषा की परिवार है। तो यहाँ से है कि द्रविड़, तिब्बत बर्मी, असमिया, उर्दू, मराठी, पंजाबी और बंगला, यह है भारोपीय परिवार, यह याद रखना है। तो हो सके तो यह अलग से नोट भी कर लीजिए इसमें कि भारोपीय परिवार में कौन कौन से आएंगे। और आर्य परिवार की भाषा मानी जाती है, इनका मूल स्रोत संस्कृत है, तो यह इम्पोर्टेंट है। ग्रीक, ईरानी, अंग्रेजी, जर्मनी, रूसी आदि अन्य भाषाएं भी इसी मूल में भाषा विकसित हुआ है, जिससे संस्कृत विकसित हुई है। और उत्तर भारत को अधिकांश भाषाओं का और अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, रूस, फारसी, ग्रीक आदि भाषाओं को भारतीय परिवार की भाषाएं जो भारत में बोली जाती है, भारतीय आर्य भाषाएं कहलाती है। तो फ्रेंड्स, इसको आज इतना ही है। तो इसको फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पेज, तो इसको बहुत ही ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है, सभी को ध्यान में रखना है। इससे एग्ज़ाम में आएंगे ही और आते हैं, तो इससे तो प्रश्न बनते ही हैं। तो फ्रेंड, इसको ध्यान में रखना है। तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए ये, और आगे के क्लास में आर्य परिवार की भाषाएं और लाएंगे और इसका सन बताएंगे कि कितना वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और ये सब आगे के क्लास में बताया जाएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, फिर हिंदी भाषा परंपरा, बहुत सारा है डिटेल से। तो इसका वर्गीकरण यूनिट 1 में ये सभी हैं। और फिर संविधान के बारे में, संवैधानिक, ये भी हर एक एग्जाम में आती है, तो ये भी आगे बताया जाएगा आगे के क्लास में। तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आगे के क्लास लाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।